टाइप्स ऑफ मनी सब हमने देख लिया लास्ट क्लास में। आरबीआई देख लिया, आरबीआई कैसे बना, ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देख लिया, क्यों आया, क्या फर्क पड़ा, क्या रीजंस थे, कौन सी जो थेरीज थी वो देख ली। आरबीआई के फंक्शंस देख लिए डिटेल में, ठीक है। 12 फंक्शंस आर देयर। आपको 7-8 भी याद रहे पेपर के लिए बहुत है, ठीक है। नो वन कैन बी परफेक्ट कि 12 के 12 याद रखे, और 12 लिखने का मतलब भी नहीं है 12 आपके ऑर्डर में लिखे गए हैं, सबसे ऊपर वाले जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले लीस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स देखा कि क्यों नेशनलाइज किए गए, क्या जरूरत थी, किस 2 फेज में किए गए, 69 और 80 में। नेशनलाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाई रिजर्व रेशियो। हाई रिजर्व रेशियो से क्या प्रॉब्लम होती है देख लिया। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों हो जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आप ऐसे समझो कि आपके पास जो बाहर से आप सामान लेके आ रहे हो, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, ठीक है, और आप एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप सारा का सारा बाहर से सामान लाओगे तो क्या दे के आओगे, डॉलर्स दे के आओगे। लेकिन आपके पास डॉलर्स है ही नहीं। डॉलर्स क्यों नहीं होंगे आपके पास, जब आपकी इकोनॉमी अगर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड इकोनॉमी में डॉलर्स कहाँ से आएंगे। तो 1991 में ऐसा ही हुआ था, हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, ठीक है। तो हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, आरबीआई के पास डॉलर्स नहीं थे, तो उतने ही डॉलर हमें उधार लेने पड़े थे आईएमएफ से। समझ गए आप बात को। तो ये हम डिटेल में देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जब अभी बजट के बाद वही टॉपिक शुरू होगा वहां पे ये वापस आएंगी चीजें, ये सारी रिपीट होंगी चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, पहली चीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। फिस्कल डेफिसिट आपका किससे रिलेटेड है, टैक्स से, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो हम विद इन कंट्री है मेरी कंट्री में कितना मैंने टैक्स कमाया और कितना मैंने खर्चा किया, उन दोनों से रिलेटेड कोई चीज होगी तो वो फिस्कल डेफिसिट है विद इन कंट्री, ठीक है। टैक्स मेरे पास कम आया, खर्चा मेरा ज्यादा है, तो मेरा बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी तो वो फिस्कल डेफिसिट। अब आप कंट्री से बाहर आ जाओ, आपने कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया, उन दोनों में जो रिलेशन दिखाता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कि भाई आपने इंपोर्ट ज्यादा किया या आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, आपके पास ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप डॉलर्स कम लेके आ रहे हो बाहर से, और आप मतलब कि सारा का सारा आप बाहर से खरीद रहे हो, डॉलर ज्यादा दे के आ रहे हो, इंपोर्ट आपके ज्यादा है, एक्सपोर्ट आपका कम है, तो आप कुछ कमा ही नहीं रहे, सारे डॉलर्स दे ही रहे हो, बस सामान ला रहे हो डॉलर दिए जा रहे हो, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है उसे ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो जितने ज्यादा आपको डॉलर्स लाने पड़े, कमी पड़ेगी, उतने डॉलर्स आपको खरीदने पड़ेंगे तो आपको उसके बदले गोल्ड देना पड़ेगा। तो 1991 में हमने आईएमएफ से डॉलर्स उधार लिए थे, और वो डॉलर्स उधार लेने के बदले हमने गोल्ड अपना वहां पे कोलेटरल रखा था। कोलेटरल मतलब एज ए सिक्योरिटी रखा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने इकोनॉमी को सुधारा, बैंक्स को सुधारा, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। एलपीजी पता है आपको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आप इसका सिंपल सा मतलब इतना समझो कि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब है हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। कई बार हम कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स बड़े लिबरल है, मतलब दे आर वेरी ओपन। तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। पहले लाइसेंस राज चलता था, हर चीज के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो वैसा सब खत्म कर दिया हमने, हर जगह पे प्राइवेट। अब देखो आज की डेट में तो हमने पूरी इकोनॉमी ओपन कर दी है। एफडीआई भी ज्यादातर जगहों पे हमने 100% कर दिया है, उसमें भी ऑटोमेटिक रूप से कर दिया है, आपको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हो। ये क्यों किया गया है, इकोनॉमी को ओपन इसलिए किया जाता है, जितनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी ओपन होगी उतनी बाहर की कंपनीज आएंगी, यहाँ पे आके वो पैसा लगाएंगी, आप बाहर से उतना ही डॉलर खरीदोगे, आप भी अपना सामान बाहर बेच उतना ही डॉलर कमाओगे, अपना सामान भी बाहर आप भेजोगे तो उससे भी आप डॉलर्स कमाओगे। तो ये सारा 1991 से पहले नहीं था। 1991 से पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारा ट्रेड था ही नहीं किसी के साथ, बहुत रेयरली हम ट्रेड करते थे, बनाते हम ज्यादा कुछ थे नहीं, सब बाहर से इंपोर्ट करते थे, इस वजह से दिक्कत हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने के बहुत सारे रीजन है, बाकी का हम आगे देखेंगे, ठीक है।
हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट में डिफरेंस है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट में डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। क्या डिफरेंस है? ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, जो दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ठीक है, बीओपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके दो पार्ट है आरिफ, इसके दो पार्ट होते हैं दोस्त। ठीक है, एक होता है इसका करंट पार्ट, और एक होता है इसका कैपिटल पार्ट। ये दो पार्ट होते हैं, बजट के भी दो पार्ट होते हैं सब। तो ये जो करंट है, इस करंट अकाउंट में जो डेफिसिट होता है ना, इस करंट अकाउंट में जो डेफिसिट होता है उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब आप इनको, जब आप इन दोनों को मिला देते हो, कंबाइंड देखते हो, करंट और कैपिटल दोनों को देखोगे एक साथ, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ गए? बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं जो आप डेली बेसिस पे खरीदते हो? क्रूड ऑयल, ठीक है, बाकी आइटम्स या फिर गोल्ड, ये सब चीजें। तो यहाँ पे हमेशा हमारा डेफिसिट रहता है, मतलब जनरली डेफिसिट रहता है। ठीक है, कभी कभार हो जाए तो सरप्लस आ जाए, जब अगर आप मान लो बहुत स्लो डाउन चल रहा हो, हम ये चीजें इंपोर्ट ना करें। लेकिन ये वाला पार्ट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज ए, करंट अकाउंट एक पार्ट है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और इसमें जो डेफिसिट होता है करंट अकाउंट में, उसी को हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज नथिंग बट इट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, क्लियर? सो हमने देखा कि किस तरीके से आपका, और ये सब आज चीजें आपको एक बार, इसलिए मैंने आपको बोला 11th की आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे अच्छे से। जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है सारी, एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लिए गए, वो वहां पे आपको यही सब चीजें मिलेंगी। आप 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सिर्फ आपको मैंने एक बुक पढ़ने को बोला है, और वो भी अब आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारी चीजें मैंने यहाँ कवर कर दी है। यही सब चीजें उसमें लिखी हुई है, इतना डिटेल में नहीं है, बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन अच्छी बुक है। ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब आपको समझ में आ जाएगी 11th की भी और 12th की। 12th की चाहो तो आप छोड़ सकते हो, बट 11th की आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि फिर नरसिम्हन कमेटी हमने देखी। नरसिम्हन कमेटी क्यों बनाई गई थी? देखो, नरसिम्हन कमेटी क्यों बनाई गई थी? आपके बैंक्स को सुधारने के लिए। ठीक है, बैंक्स क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुधारने के लिए। मैंने आपको बताया पहले कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो आने के पीछे रीजन क्या था? एक तो बैंक्स का, बैंक्स की प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम था, और दूसरा क्या था? हमारी इकोनॉमी क्लोज थी। तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को सुधारने के लिए नरसिम्हन कमेटी बना दी, और इकोनॉमी को ओपन करने के लिए एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये हमने अपनी मर्जी से किया, हमें आईएमएफ ने बोला। देखो, आईएमएफ से आप लोन लेने जाओगे तो वो कंडीशंस पुट करता है। तो आईएमएफ ने कंडीशंस पुट कर दी थी कि आप इकोनॉमी को ओपन करो। वो क्या चाहते थे आईएमएफ वाले, कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, आईएमएफ किसका है? यूएस, बड़ी बड़ी ये जो देश है इनका ही मोनोपोली है वहाँ पे। तो मोनोपोली जब उनकी है, तो वो चाहते थे इंडिया की इकोनॉमी ओपन हो, हमारे सामान वहाँ बिके, लेकिन उससे इंडिया को ही फायदा हो। ठीक है, अगर आप इकोनॉमी ओपन करोगे तो आपको ही फायदा होगा, कंपटीशन होगा बाहर से, आप भी कुछ कॉम्पीट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आया, तो दो चीजें की गई, एक नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, और दूसरा आपका एलपीजी रिफॉर्म्स दिए गए। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी हम देख चुके हैं, इसके पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब नरसिम्हन कमेटी ने जो पॉइंट दिए, उस पर गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया। ठीक है, देखो ऐसा ही होता है,
जो आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे जो आपका आता है वो भी गवर्नमेंट को यही बताता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कौन सी स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि इकोनॉमी को सुधारा जा सके। अब गवर्नमेंट उनमें से कुछ को बजट में डाल देती है, मतलब कुछ को मान लेती है, जिनको मान लेती है वो तो इकोनॉमिक सर्वे ने जो सजेस्ट किया, और कुछ को नहीं मानती है। इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत सारे सजेशन देता है, तो ऐसे ही आपका नरसिम्हन कमेटी ने सजेशन दिए, तो अब देखते हैं उनमें से कितनों को उसने माना और कितनों को नहीं माना। तो क्या क्या सजेशंस हैं। अबे कहाँ घूम रहे हो तुम, वीडियो होने। तो क्या क्या सजेशंस माने ठीक है, देख लेते हैं। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमेटी फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से। पहला, एसएलआर और सीआरआर को लोअर कर, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। दूसरा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स किससे रिलेटेड है, डिस्क्लोजर। आरबीआई ने शुरू किया, क्या था मेन इसका, प्रॉपर डिस्क्लोजर, ठीक है, ऑफ इनकम, एसेट्स और आपके बैड लोन्स यानी कि आपके एनपीएस, ताकि बैंक की हेल्थ के बारे में आपको पता चल सके। कई बार हम अपना चेकअप कराते हैं, जैसे अभी मुझे डाउट हो गया था थोड़ा खुद के ऊपर कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, ठीक है, कोविड तो नहीं था, लेकिन मैंने पूरी बॉडी का चेकअप, जब आपके आसपास इतने लोग बीमार हो रहे हैं कोविड में और इतने लोगों की डेथ हो जाती है तो फिर क्या है, थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाता है। तो मैंने अपना पूरा बॉडी का चेकअप कराया, तो फिट आया मैं, ठीक है, ईसीजी, लंग्स का एक्सरे वैक्सरे सब करा दिया। ऐसे ही अब मुझे पता है कि मैं फिट हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बैंक्स को जो है उनका डिस्क्लोजर किया जाता है, प्रॉपर डिस्क्लोजर, कि कितना इसके पास एसेट्स हैं, कितना इसके लोन्स हैं, कितने एनपीए बन गए हैं। तो उससे बैंक की हेल्थ का पता चल जाता है कि बैंक सही चल रहा है या बैंक डूबने वाला है। नहीं तो अगर बैंक अंधेरे में चलता रहेगा, अचानक से एक दिन कोलैप्स कर गया तो पूरा आपका इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। तो दो आपके एसएलआर को आप इसमें सिर्फ लिख देना, सेकंड वाले में प्रूडेंशियल नॉर्म्स में। देखो इतना तो टाइम होता नहीं है ना, इतना होता है कि आप इतना सारा लिख पाओ। आप प्रूडेंशियल नॉर्म्स लिख के सिर्फ लिख देना प्रॉपर डिस्क्लोजर, सो दैट द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग बैंक्स कैन बी रिफ्लेक्टेड। प्रॉपर डिस्क्लोजर सो दैट हेल्थ ऑफ बैंक्स कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो ये दो आपके, दो देखो, दो कर दिए उसने। उसने डिस्क्लोजर की बात कही थी, उसने एसएलआर सीआरआर को कम करने की बात कही थी, तो इन्होंने कर दिया, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। बाकी क्या किया, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया 8% पे फिक्स किया 1992 में आरबीआई ने, और वो हमने अचीव कब किया, 1999 में, ठीक है। सबसे पहले बेसल नॉर्म्स कब आए थे, 1988 में। उसके बाद आरबीआई ने 1992 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को फिक्स किया, ठीक है, और 1996 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 8% अचीव कर लिया, ठीक है। फॉरेन बैंक्स ने भी अचीव कर लिया, सबको करना होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी करना होता है, फॉरेन बैंक्स को भी करना होता है, प्राइवेट बैंक्स को भी करना होता है। तो 1999 तक हम कर चुके थे बेसल नॉर्म, ठीक है, 1 अभी हमारे 2 चल रहे हैं, 3 इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट मतलब अब कौन डिसाइड करता है, आपको मैंने बताया 1999 में कौन सा आ गया था, पीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट में कौन डिसाइड करते थे, आपके बैंक्स, ठीक है। आज की डेट में भी बैंक से डिसाइड करते हैं। पहले कौन डिसाइड कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेस्ट रेट थी, पहले गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, लेकिन अब कौन डिसाइड करने लग गया, बैंक। ये देखो लिखा भी है, the Narasimhan committee advocated that interest rates should be allowed to be determined by market forces। market forces मतलब जिस हिसाब से लोन की डिमांड है, जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
Since 1992 interest rates have become much simpler and freer. क्यों? क्योंकि अब कौन डिसाइड करता है? बैंक्स. रिकवरी ऑफ डेट्स. रिकवरी ऑफ डेट्स. रिकवरी ऑफ डेट्स में एक आपका एक्ट है. कौन सा एक्ट है? ये एक्ट याद रखना, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993. हुआ क्या बेसिकली? ये जो आपका एक्ट आया, ये जो अभी मैंने जिसकी बात की, इस एक्ट की, रिकवरी ऑफ डेट्स, आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो, रिकवरी ऑफ डेट एक्ट. 1990. इसके इसके इस एक्ट के पावर से दो चीजें बनाई गई, डीआरटी और डीआरएटी. ठीक है, डीआरटी और डीआरएटी. तो डीआरटी आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और डीआरएटी है डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल. अपील करने के लिए ये. ठीक है, अब क्या इस एक्ट में क्या प्रोविजन था कि अगर कोई लोन नहीं चुका रहा, लोन क्या होता है? डेट. तो उसके एसेट्स बैंक क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं. फ्रीज मतलब उनको अपने कंट्रोल में ले लिया. अब क्या होगा? अगर मान लो आपने एक लोन लिया, ठीक है, और आपने मान लो कोई भी लोन लिया, आप लोन नहीं चुका रहे, किसी भी चीज के लिए लिया लोन, मान लो आपको नई एयरलाइंस कोई खोलनी है, एविएशन कंपनी आपको खोलनी है, या आपको स्टील इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, आपने लोन लिया, आप लोन नहीं चुका रहे. अब क्या होगा? या मान लो हम एसआर कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो हमारी बिल्डिंग है ये, हमने इस बिल्डिंग पे लोन लिया, जो 2 बिल्डिंग है, और हमने लोन नहीं चुका. अब क्या होगा? बैंक एसेट्स को फ्रीज कर देगा, अपने कब्जे में ले लिया. अब हम क्या करेंगे? हम कोर्ट में चले जाएंगे. ठीक है, हम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे. ठीक है, अब कोर्ट में क्या होगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई फैसला नहीं होगा. और उधर हम अपना काम चलाते रहेंगे, बैंक भी परेशान, बैंक अपने बंदे को भेजता रहेगा, उसकी भी तारीख चल रही है, हमारी भी तारीख चल रही है. आपको पता ही है कोर्ट में कोई होता ही नहीं है, वहाँ क्या चलती है सर? तारीख. तो क्या किया गया इस एक्ट में? डीआरटी और डीआरएटी बनाए गए. इसका क्या था? अगर मैंने आपके एसेट्स फ्रीज कर दिए, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते. अब आपको कहा जाना पड़ेगा? डीआरटी. और डीआरटी में सारे कौन बैठते हैं? गवर्नमेंट के बंदे बैठते हैं, जो बैंक को फेवर करेंगे हमेशा. बनाए ही बैंक के लिए गए, तो बैंक को फेवर करेंगे. और डीआरटी में जाने के लिए भी आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, 12,000 से 15,000. मतलब ये फीस कोई वैल्यू इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ फीस देनी पड़ेगी आपको, हजारों में कुछ, 12,000 से 15,000 के बीच. ठीक है, अब आप कोर्ट में जाने के लिए तो इतनी फीस लगती नहीं है. ठीक है, वकील बोल देता है केस जीत गए तो दे देना बाद में. यहाँ पे क्या है? आपको अगर जाना है तो पहले तो ये फीस देनी पड़ेगी. फिर डीआरटी ज्यादातर केसेस में किसके फेवर में देगा? बैंक के फेवर में. अगर आप इससे खुश नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे जो डिसीजन आया, अगर आप उससे खुश नहीं हो, तो फिर आप डीआरएटी जा सकते हैं. लेकिन डीआरएटी जाने के लिए भी आपको अपने लोन का कुछ परसेंट पहले चुकाना पड़ेगा. कुछ परसेंट आपको चुकाना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पे जो डीआरटी और डीआरएटी बनाए गए, वो किसके फेवर करने के लिए बनाए गए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ये रिकवरी ऑफ डेट. पहले क्या होता था? पहले आप अगर लोन ले लिया, आपको अगर बैंक ने सीज कर दिया आपके एसेट्स, तो आप कहाँ चले जाते थे? कोर्ट में चले जाते थे. अब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में तो आपको पता ही है,
और कोर्ट में कितने केसेस चलते रहते हैं, आपका बैंक का ही केस थोड़ी ना देखेगा, उसके पास उससे भी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या बना दिया गया इसलिए DRT और DRAT। ठीक है, ये दो बनाए गए इसके अंदर। ठीक है, क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, हटा देते हैं ये आगे वापस आएगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जब आपका एनपीएस, तो एनपीएस में ये DRT और DRAT पढ़ाएंगे, वहां पे इसको वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो, इन ऑर्डर रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। देखो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं जो लोन देते हैं। इसको आप रिकवरी ऑफ डेट से याद रखना बस। इसका पूरा नाम तो ये है, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 19। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत से पेपर में मैंने देखा है कि DRT और DRAT किस एक्ट के अंडर बनाए गए, तो ये एक्ट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड स्पीड अप रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इससे स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। क्लियर है, आगे क्या किया, आगे उसने बोला था कि नए नए बैंक्स को भी मौका दो। देखो सिर्फ अगर गवर्नमेंट पिक्चर में रहेगी तो गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी। अगर गवर्नमेंट की मोनोपोली है तो गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे काम होता है। अब आप पहले BSNL का, अगर आपने कभी, आप में से कोई इतना पुराना तो नहीं होगा, लेकिन BSNL कभी मोनोपोली एंजॉय करता था। तो आपको घर में एक, अगर आपको लैंडलाइन लगवाना है, उस लैंडलाइन के लिए भी एक एक महीने आपको वेट करना पड़ता है। तो जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करोगे तो प्राइवेट प्लेयर्स आने से सबसे बड़ी चीज होती है, क्या बढ़ता है, कंपटीशन। आज की डेट में जो डेटा है वो सबसे सस्ता है इंडिया में, इसलिए इंडिया का जो यूथ है वो बेरोजगार है। दिन भर तो वो डेटा खर्च करता रहता है। ठीक है, मोबाइल में लगा रहता है। ठीक है, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या है, भगवान जाने, टिकटॉक। ठीक है, सो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मौका दो। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स को मौका दिया गया, आगे बताएंगे कौन कौन से को मौका दिया गया। ठीक है, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मौका दो, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दो, साथ में फॉरेन बैंक्स के लिए भी खोल दो। फॉरेन बैंक्स के लिए भी खोल दो। ठीक है, तो जब नरसिम्हन कमेटी ने बोला तो उसके बाद आपका हमारा सेक्टर जो है वो प्राइवेट बैंक्स के लिए भी खोल दिया गया है। अब प्राइवेट बैंक्स भी आपके यहाँ पे पहले नहीं थे, पहले मैंने आपको बताया ना, पहले सारे गवर्नमेंट वाले थे, तो प्राइवेट भी है हमारे यहाँ पे बहुत सारे, और हमारे यहाँ पे फॉरेन बैंक्स भी है। मैंने आपको पढ़ाया, प्राइवेट भी है, फॉरेन भी है, अब तो RR भी है, कोऑपरेटिव भी है, स्मॉल भी। अब तो बहुत तरह के बैंक्स है हमारे यहाँ पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, पेमेंट बैंक भी है। ये सब बैंक्स होने का कारण क्या है, कॉम्पिटिशन। आप जियो को भी अलाउ कर दो, आप एयरटेल को भी अलाउ कर दो, आप वोडाफोन को भी अलाउ कर दो, आप BSNL, सबको अलाउ कर दो। ऐसे एविएशन में भी पहले सिर्फ एयर इंडिया होती थी, तो आपको पता था पहले जब सिर्फ एयर इंडिया होती थी तो ये माना जाता था कि हवाई यात्रा सिर्फ प्रिविलेज्ड लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि महंगा बहुत होता था टिकट। ठीक है, इसलिए एयर इंडिया को महाराजा बोलते हैं। ठीक है, महाराजा, बड़े लोग ट्रेवल करते थे। अब तो बहुत सस्ता हो गया फ्लाइट। ठीक है, अब तो मुझ जैसे गरीब लोग भी फ्लाइट में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन के बाद फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। भाई बैंक्स को आप फ्रीडम दे दो कि कहाँ ब्रांचेस खोलनी है, कहाँ पे एक्सटेंशन काउंटर्स लगाने हैं। ठीक है, लेकिन कब, जब वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉलो कर ले और प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो कर ले। आपके घर वाले भी आपको कई बार बोलते हैं ना, तुझे कार दिलाएंगे, तुझे बाइक दिलाएंगे, लेकिन पहले तो ये कर या इतने परसेंटेज लेके आ। ठीक है, तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और प्रूडेंशियल नॉर्म्स अचीव कर लेते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, वो फ्रीडम नई ब्रांचेस खोलने का, कहीं पे भी वो अपने एक्सटेंशन काउंटर अपग्रेड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है,
ब्रांचेज जहाँ खोलना पॉसिबल नहीं होता है वहाँ एक्सटेंशन काउंटर खोल देते हैं, वहाँ पे कम लोग लगते हैं, ठीक है। और जो नॉन वाइबल ब्रांचेज हैं उनको आप बंद भी कर सकते हो। नॉन वाइबल मतलब जहाँ पे आपको घाटा हो रहा है, लेकिन रूरल वाली बंद नहीं कर सकते। देखो रूरल एरियाज में ऐसा होता है, आपने बैंक खोला है तो लोन लेने जो आएंगे किसान ही आएंगे, ठीक है। ज्यादातर किसान आएंगे, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वाले आएंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले आएंगे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वाले आएंगे। वहां पे आप फायदे का मत सोचो। वहां पे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। तो वहां पे अगर कुछ नुकसान होता है तो गवर्नमेंट पे कर देती है, ठीक है। तो ये आपका कुछ गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, ठीक है। फिर क्या है, लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स भी खोले गए, ठीक है। ये लोकल एरिया बैंक्स आप देख लो क्या है। लोकल एरिया बैंक्स होते हैं कुछ स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे मान लो ये आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में सब जगह पे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लेकिन कोई 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे कोई बैंक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या खोल दूंगा, लोकल एरिया बैंक। क्योंकि लोकल एरिया बैंक जो खोले जाते थे वो ऐसी जगह पे खोले जाते थे जहां पे आपके मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। और लोकल एरिया बैंक है कुछ छोटे लेवल पे खोले गए, ठीक है। अब तो खैर इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, अब तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शायद 1-2 साल पहले 1 साल 2 साल पहले यूपीएससी ने लीड बैंक स्कीम पूछ लिया था, जो कि बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो ये कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है, करंट वारंट का कोई मतलब नहीं है, स्टैटिक में तो पुराना कुछ भी पूछ सकते। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में लोकल एरिया बैंक खोले गए, और जो लोकल एरिया बैंक होते हैं वो 3 कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट में खोले जाते हैं, 3 से ज्यादा में नहीं खोले जा सकते। कॉन्टिग्यूअस मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लोकल एरिया बैंक 3 कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जाते हैं, और वो भी तीनों कॉन्टिग्यूअस होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड। कॉन्टिग्यूअस मीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड। तो 1996 में RBI issued guidelines for setting up of local area banks, and it gives it approval for setting up of 7 local area banks in private sector. Local area banks help in mobilizing rural savings, rural areas के लिए देखा गया था, and channeling them into investment in local areas, ठीक है। आप बैंक्स में क्या करेंगे, रूरल एरिया वाले जमा कराएंगे पैसा। देखो जो पैसा होगा वो डिपॉजिट तो आप बैंक में ही करोगे, वही पैसा बाकी लोगों को लोन में दे दिया जाएगा। जो लोन में दिया जाएगा वही क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आप जो पैसा अपना बैंक में जमा कराते हो एक तरह से आप कंट्री की हेल्प कर रहे हो, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। क्योंकि जो पैसा आप जमा कराते हो वही पैसा आपका क्या है, आगे इन्वेस्टमेंट में यूज होता है, लोगों को लोन में दिया जाता है। और लास्ट क्या है, सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई ने एक बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरवाइजन सुपरविजन एस्टेब्लिश किया इसके बाद। ये एक बोर्ड है आरबीआई का, ठीक है। अलग अलग जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे हर हर कंपनी में बोर्ड होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो फाइनेंशियल सुपरविजन का बोर्ड बना दिया, जैसे आपके ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिट करते हैं, ऐसे ही आरबीआई ने एक बोर्ड बना दिया जो क्या दिखेगा, बैंक्स का सुपरविजन, कि भाई वो आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो उसको उन्होंने अचीव किया है नहीं किया है, ठीक है। और बाद में इसने इसको एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया, ठीक है। तो ये इतने काम का नहीं है पॉइंट, बस इतना याद रखो कि एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। ओके, तो ये है आपका पूरी कहानी। अब देखते हैं लोकल एरिया बैंक्स क्या होता है। लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। 1996 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किए, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है। इनको लाइसेंस किसके अंडर मिलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सबको इसी के अंडर लेना होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। पहले कंपनीज एक्ट में लेते थे, अब इसके अंडर लेते हैं सब लाइसेंस, ठीक है। ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, दीज आर नॉन शेड्यूल्ड। इसको नॉन कर लेना, नॉन शेड्यूल्ड बैंक।
दीज आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, मतलब ये सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है आरबीआई के, यानी कि ये वो फायदा नहीं ले सकते जो सेकंड शेड्यूल वाले ले सकते हैं, एमएसएफ में पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, सबसे बड़ा जो बैंक था लोकल एरिया बैंक वो था कैपिटल लोकल एरिया बैंक। जो सबसे बड़ा लोकल एरिया बैंक था वो था कैपिटल लोकल एरिया बैंक, जो कहाँ खुला था, जालंधर पंजाब। ठीक है, तो सबसे बड़ा लोकल एरिया बैंक था आपका जालंधर पंजाब में। जालंधर पंजाब में, ठीक है, एक बच्चा मजे ले रहा है मेरे कि आप और गरीब, अंबानी के सामने तो गरीब ही है यार। ठीक है, तो ये आपका, आपको याद क्या रखना है इसमें कि ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, बस ये काम की चीज है। कई बार वो दे देता है पेपर में विच ऑफ द फॉलोइंग आर शेड्यूल्ड बैंक, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको पता है कि लोकल एरिया बैंक नहीं होता है, तो वो अगर आपने एलिमिनेट कर दिया यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये आपका लोकल एरिया बैंक हो गया। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ लोकल एरिया बैंक। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में खोला जाएगा जहां पे बैंक्स नहीं है, इसलिए लेके आए थे। अब तो देखो ये खत्म ही हो गए सारे, स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए जो थे वो, या बंद हो गए। ज्यादा से ज्यादा 3 जोग्राफिकल कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकते हैं मैक्सिमम। मैंने अभी आपको बताया 3 जोग्राफिकल कंटिगुअस जो एक दूसरे से टच है, यहाँ पे एक ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच। और अर्बन एरिया में या अर्बन सेंटर में आपको कोई डिस्ट्रिक्ट रखनी है तो एक ब्रांच रख सकते हो सिर्फ। जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्रांच आपकी अर्बन में हो, फिर यहाँ पे आपकी रूरल, फिर यहाँ पे एक आपकी सेमी अर्बन। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव था वो इसमें रखने का। अगर कोई यहाँ पे जब मान लो वो किसी अर्बन सेंटर में नहीं है कोई ब्रांच, तो वहां पे भी एक कर सकता है। कैपिटल लोकल एरिया बैंक ऑफ पंजाब हैज बीन ग्रांटेड, ये सबसे बड़ा था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। सबसे बड़ा लोकल एरिया बैंक था, लेकिन अब सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, और इससे सबसे पहले ऑपरेशन शुरू किए हैं फाइनेंस बैंक के। इट इज द फर्स्ट लोकल एरिया बैंक टू स्टार्ट ऑपरेशन इन अप्रैल 2016, यानी अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है ये। ओके, तो हमने ये आपके लोकल एरिया बैंक के कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, तो याद रखना बिल्डिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट मेंस में कोई नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लोकल एरिया बैंक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मेंस में। ठीक है, क्लियर। किन किन को लाइसेंस दिए गए थे, ठीक है, तो आपके ये देखो 10 बैंक को दिए गए थे, 4 तो बंद हो गए। मैंने बोला ना नए बैंक्स को दिए गए थे लाइसेंस, तो 10 को दिए गए, 4 बंद हो गए, 6 बचे हैं। तो अगर आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हो तो ये 6 आपके बैंक्स हैं जिनको दिए गए थे, इनकी फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, मैं भी बता सकता हूँ लेकिन थोड़ा काम खुद से भी करूँ। ये यूटीआई अब एक्सिस बैंक है, अब इसको हम एक्सिस बैंक करते हैं। अगर आप बैंक वगैरह का एग्जाम लिख रहे हो, इंटरव्यू वगैरह पेपर में नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में पूछ लेता है, तो इनकी फुल फॉर्म देख लेना अगर बैंकिंग का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो। अदरवाइज किसको लाइसेंस दिया गया किसको नहीं दिया गया हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें इतना याद है कि नए बैंक्स को लाइसेंस दिया है। ठीक है, क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद पहली वाले में कुछ प्रॉब्लम रह गई, तो नरसिम्हन कमेटी 2 आई। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी 2 देख लेते हैं। इन 1998 दी गवर्नमेंट अपॉइंट, मैंने आपको बोला ना 2 आई, पहले 1991 में आई, फिर 1998 में आई। और अब बोला जाता है कि एक और नरसिम्हन कमेटी की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अभी बैंक्स की हालत बहुत खराब है, बैंक्स के एनपीएस बहुत बड़े हो गए। ठीक है, लेकिन अब नरसिम्हन तो आ नहीं सकते। ठीक है, तो सिर्फ बोला जाता है कि नरसिम्हन की कमेटी की जरूरत है। ठीक है, तो अब नरसिम्हन नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा बंदा हो, ऐसी कमेटी बनाई जाए जो जैसा नरसिम्हन ने किया। नरसिम्हन ने बहुत काम किया है इन पे।
ठीक है, तो दो कमेटी बनी, दोनों ने जो रिकमेंडेशन दिया, आज बैंक्स जिस फॉर्म में, वो इसी की वजह से। लेकिन अब भी क्या है, जो नरसिम्हन ने पूरे रिकमेंडेशन दिए वो माने नहीं गए। जैसे बैंक्स बहुत सारे हैं, अगर उनको मर्ज कर रहे हैं तो वो इसी वजह से कर रहे हैं, ताकि नरसिम्हन कमेटी ने जो पहला रिकमेंडेशन दिया था कि 3-4 बड़े बैंक होने चाहिए, आज की डेट में हमारा कोई भी ऐसा बैंक नहीं है। मतलब एसबीआई भी अगर आप बाहर के बैंक से कंपेयर करो, जो बाहर कंट्रीज के बैंक से, उनसे 1/10 कैपिटल भी नहीं है उसके पास, बहुत छोटा बैंक है उनके साथ। तो बड़ा बैंक तो चाहिए ना भाई ये, ठीक है, 3-4 बड़े बैंक होंगे तो वो कंपेयर हो सकते हैं। अगर पूरी इकोनॉमी फेल हो जाए, वो 3-4 बैंक इतने बड़े रहेंगे, टू बिग टू फेल, वो फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो इन 1998 दी गवर्नमेंट, पहली वाली कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया तो कुछ कमी रह गई, तो वापस से एक और कमेटी बनाएगी। दी गवर्नमेंट अपॉइंटेड yet another committee under the chairmanship of Narasimhan. It is better known as the banking sector committee. ये याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं बैंकिंग सेक्टर कमेटी किसको बोलते हैं, नरसिम्हन कमेटी को बोलते हैं। It was told to review the banking reform progress and design a program for further strengthening the financial system of India. The committee focused on various areas such as capital adequacy, bank mergers, bank legislation, etc. ठीक है जी। तो ये दोबारा कमेटी क्यों बनाई गई, जो प्रॉब्लम्स रह गई है उनको सॉल्व करने के लिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, इट सबमिटेड इस रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन अप्रैल 1998। अब इसने क्या बोला, पहली चीज, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का आप इतना सा मतलब समझो कि बैंक्स के पास पैसा होना चाहिए लोन देने के, कितना ही बड़ा लोन हो, अगर लोन आप मांग रहे हो और आप सही में आप एलिजिबल हो, मतलब एलिजिबल होने चाहिए आप लोन मांग रहे हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपने लोन चुकाया, आपने कभी 10 करोड़ का लोन लिया चुका दिया, आपने 20 करोड़ का लोन लिया चुका दिया, आपने 50 करोड़ का लोन लिया चुका दिया, आप 500 करोड़ का लोन मांग रहे हो, तो वो देने के लिए उसके पास होना चाहिए। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का यहाँ पे ये मतलब है, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको जो लोन दिया जाएगा उससे आप एसेट्स क्रिएट करो, मतलब आप उससे कोई चीज प्रोड्यूस करके बेच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने लोन लिया अपने मजे के लिए ले रहे हो, आप कोई चीज प्रोड्यूस करके बेच रहे हो, कुछ भी आप बना सकते हो। तो आप कोई चीज प्रोड्यूस करके बेच रहे हो, इसका मतलब आप इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का यहाँ पे ये मतलब है। जब मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दोनों चीजें पढ़ाऊंगा कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। हमारे यहाँ पे 100% करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% है। ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% क्यों है, नरसिम्हन कमेटी की, इसने रिकमेंडेशन दिया। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का 100% का मतलब ये, अगर मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए और मैं 100 करोड़ की चीजें बना के बेच रहा हूँ, तो मुझे 100 करोड़ का लोन मिलना चाहिए, दैट इज करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, जितना आपका करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा अच्छा लोन मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपका इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ज्यादा इसलिए मर्जर इसने बोला कि बैंक्स का मर्जर होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा बैंक होगा तो बड़े बैंक के पास क्या होगा, ज्यादा पैसा होगा, और जितना ज्यादा पैसा आप सिस्टम में डालोगे उतना ही इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी, उतना ही मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, मोर इन्वेस्टमेंट मोर ग्रो, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर आप बड़े दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी एक डिजिट आएगी, आप छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो छोटे डिजिट आएगी। 100 करोड़ इंटू 100 करोड़ का सामान बनाया, उसको बेचा तो इतना ही एम्प्लॉयमेंट, इतनी ग्रोथ। 10 करोड़ का सामान बनाया तो उतनी ग्रोथ, उतना एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे पहली चीज करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब जितना लोन चाहिए, अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ चीजें तो मेरे को मिलना चाहिए। दूसरी चीज आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट, पिछले वाली स्लाइड क्या रिपीट करना भाई, पिछले वाली स्लाइड में मुशारत बाद में वीडियो देख लेना, पूरी स्लाइड रिपीट कैसे करें, ठीक है। सो स्ट्रेंथिंग ऑफ बैंक्स, अब आपका माइंड बॉडी गैप आ जाता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को 10 बच्चे बोलेंगे कि सर पिछली वाली स्लाइड समझ नहीं आई, आई विल रिपीट, लेकिन आप एक बच्चा बोलेगा कि रिपीट करना, तो दैट इज नॉट ओके ना। मैंने पूरा आपका ये वाली स्लाइड जो है, इससे पिछली वाली स्लाइड मैंने इतने अच्छे से आपको समझाई है, आपको डाउट हो
नहीं समझ आया, वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ इसलिए करता हूँ, ठीक है। किसी और को डाउट है इससे पीछे वाली स्लाइड पे भाई? पीछे वाली स्लाइड पे अगर देखनी है अलग बात है, देखनी तो क्या है, मैं आपको भेज ही दूंगा आज, आपको सारी जो नई बनाई है वो भी भेज दूंगा, ठीक है। तो दो चीजें इसने बोली, एक तो आपकी करंट अकाउंट कन्वर्टेड और दूसरा मल्टीप्लायर इफेक्ट। आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ आ गया, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का आपको समझ आया। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मैंने एक कंसेप्ट आपको पहले भी समझाया था कि आप, वो एक कंसेप्ट हमने समझा था ना कि आप $1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे $2 लाख, $2000 कमा रहे हो, ठीक है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे होता है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब होगा, जब लोन मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आई आपकी नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग में क्या है, अगर कुछ बैंक है उनके एनपीए, नैरो बैंकिंग देखो, नैरो बैंकिंग का मतलब है बैंक्स पे लिमिटेशन होगा, बैंक्स पे लिमिटेशन होगा, दैट इज नैरो बैंकिंग। जैसे मान लो आपका वही बैंक है, उसके अभी आज के डेट में हम क्या करते हैं, वही मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्या, एक मैंने आपको पढ़ाया था पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, वो भी एक एग्जांपल है नैरो बैंक। नैरो बैंकिंग मतलब बैंक पे लिमिटेशंस लगाना। आप घर में रहते हो, आप जब एग्जाम आपका आता है, आपके घर वाले आपको लिमिटेशन लगाते हैं, बाहर नहीं निकलना, ठीक है, मूवी नहीं देखना, ज्यादा नहीं सोना, ठीक है। तो वो लिमिटेशन आप, अदरवाइज आप फ्री होते हो, कहीं घूमो, कुछ भी करो, मूवी देखो, दोस्तों के साथ। यहाँ पे भी जब बैंक के अगर एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे किसी के तो बहुत ज्यादा हो गए, मान लो 20% तक बढ़ गए, ठीक है, अगर उनको आपको वापस से रिहेबिलिटेट करना है, मतलब वापस से आपको चाहते हो कि एनपीए आपके कम हो जाए, जैसे मान लो आप बीमार हो, आपने बाहर का उल्टा सीधा खाया, जंक फूड खाया, तो सही होने का क्या तरीका है, तो जंक फूड खाना बंद कर दो या कम कर दो। तो जो एनपीए अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उन बैंकों के लिए इसने नैरो बैंकिंग रिकमेंड। नैरो बैंकिंग में क्या होगा, वो अपने फंड्स कहाँ पुट करेंगे, सिर्फ रिस्क फ्री एसेट्स में, या तो रिस्क फ्री एसेट्स क्या हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री एसेट्स वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म में करो और ऐसी चीजें खरीदो जहां पे रिस्क नहीं हो। क्यों, क्योंकि आप नए लोन दोगे तो नए लोन वापस से एनपी बन जाएगा, तो आपका एनपी बढ़ता जाएगा, इसीलिए यहीं से आपका पीसीए फ्रेमवर्क निकल गया है। नैरो बैंकिंग सीधी सी बात यही है कि आप बैंक्स पे थोड़े दिनों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दो, जैसे ही वो थोड़े सुधरने लगे, उनके एनपीएस कम आने लगे, वापस से उनको अलाउ कर दो कि भाई जो करना है करो, ठीक है। तो नैरो बैंकिंग का कंसेप्ट इसने दिया, जिसमें आप बैंक्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना है तो, बाकी तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में मेरे को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम पहले देख चुके हैं, इसको 9% कर दिया गया, ठीक है। उसने बोला कि और बढ़ाने की जरूरत है, तो आज की डेट में हमारा कितना है, मैंने आपको बोला था 9% का। क्यों रखते हैं 9%, बेसल में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो इस चीज को मेरे को, आई डोंट थिंक कि मेरे को वापस से रिपीट करने की जरूरत है। अब आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पता है क्या होता है, जनरली क्या करते हैं लोग, बेसल नॉर्म्स पढ़ाते हैं जब बैंकिंग के लास्ट में। मैंने आपको बेसल नॉर्म्स इसलिए पहले पढ़ाए क्योंकि मुझे पता था कि बेसल नॉर्म्स की ये टर्म्स बार बार रिपीट हो, अदरवाइज यहाँ पे मुझे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वापस समझाना पड़ता है, ठीक है। फिर बैंक्स को ज्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम दे दिया गया, ठीक है, ठीक है, मोर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, कहीं पे भी ब्रांच खोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो कुछ बैंकिंग लॉस हैं जिनमें इसको लगता था प्रॉब्लम है, इनको रिव्यू करने की जरूरत है। इसको किस किस में प्रॉब्लम लगती थी, आरबीआई एक्ट में, कि इसको आज के समय के हिसाब से बनाने की जरूरत है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, देखो ये बहुत पुराने बने हुए हैं, ये 1934 में बना हुआ है, ये 1949 में बना हुआ है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ये 1955 में बना हुआ है, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, ठीक है, 1969।
इन सब में कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है, किस हिसाब से, जो प्रेजेंट नीड्स हैं बैंकिंग सिस्टम की उसके हिसाब से। लेकिन अभी नहीं किए गए रिव्यू, मैंने कहा ना कुछ रिकमेंडेशन मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसने बैंकिंग लॉस का रिव्यू के लिए भी लिखा। अब आप देखो, अगर इसका स्क्रीनशॉट देखो आप, ये वाला पॉइंट देखो, इसने कमिटी ने क्या क्या सजेस्ट किया आपका, अगर आप देखोगे तो कैपिटल एडिक्वेसी अभी हमने देखा, बैंक मर्जर्स किया इसने सजेस्ट कि बैंक्स को मर्ज कर दो ताकि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो सके और साथ में मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। बैंक लेजिस्लेशन 3 पॉइंट है, इन पे मेनली इसने किया, यहाँ लिख दिया ना मैंने 3 पॉइंट, तो इन 3 पॉइंट से आपको याद आ जाना चाहिए। बैंक लेजिस्लेशन के बारे में क्या किया इसने कि इनको अमेंड करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंट, ठीक है। और इसके अलावा इसने कुछ छुटपुट रिकमेंडेशन दी है, फास्टर कंप्यूटराइजेशन, आज की डेट में डिजिटल हो गया सब कुछ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेन करो नई चीजों के हिसाब से, बैंकों को डीपॉलिटिसाइज करो, मतलब पॉलिटिशियंस को वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह में उनका कोई हाथ नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए बैंकिंग में, ऐसा नहीं कि लंच आधे घंटे का है और आप 2 घंटे तक लंच ही कर रहे हो। फिर बैंक रिक्रूटमेंट को आपको उसी हिसाब से बनाने की जरूरत है, ऑनलाइन कर दो एग्जाम पेपर इस तरीके से लो कि आपको ऐसे लोग मिले जो जिनका बैंकिंग के प्रति एक एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये छोटे, उसके बाद ही देख लो आप आज की डेट में सब कंप्यूटराइज्ड है, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट आ गया, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है आपकी, ठीक है। सारे बैंक कनेक्टेड है, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, रात को कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर आप देखो तो स्टाफ को भी आजकल नॉलेज है, ठीक है, पुराने वालों को भी ट्रेन किया गया है। तो ये छोटे छोटे 2-4 उसने रिकमेंडेशन दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अभी तक हम पढ़ रहे थे बैंक्स, अब हम एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफआई, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो देखो, जब आपका नरसिम्हन कमेटी 2 बनी, ये बात समझो, नरसिम्हन कमेटी 2 बनने से पहले, नरसिम्हन कमेटी 2 बनने से पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 3 चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक बैंक्स, दूसरा आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो डेवलपमेंटल लोन देते हैं, फॉर एग्जांपल आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड इज एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नरसिम्हा ने बोला ये गलत है भाई, ये गड़बड़ है, बोला या तो कोई चीज बैंक होगी या बैंक नहीं होगी, ठीक है, या तो बैंक होगी या बैंक नहीं होगी, ये आपने एक कैटेगरी क्यों बना रखी, ये भी है तो बैंक की, ये तो ये भी लोन ही रहे, डिपॉजिट भी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जब नरसिम्हन कमेटी 2 बनी तो उसके बाद इसने बोला कि 2 ही कैटेगरी होंगी सिर्फ, या तो बैंक्स होंगे या जो बैंक्स नहीं होंगे उन्हें हम बोलेंगे एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इज इट क्लियर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स। तो आज की डेट में हमारे पास 2 ही चीजें हैं, सिर्फ बैंक्स है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा देते हैं। तो आपके ऑल इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 3 चीजें आती हैं, देखो ये एनबीएफआई है, एनबीएफआई में आपकी 3 चीजें आती हैं, ये 3 चीजें आपसे पेपर में वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनबीएफआई। तो एनबीएफआई में पहला आता है आई5, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड आता है प्राइमरी डीलर्स, एंड थर्ड आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज।
तो जो एनबीएफसीज हैं, जितने भी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, दे आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनबीएफआई। ये सब एनबीएफआई के अंडर आते हैं। जैसे बैंक्स के अंडर बहुत सारे बैंक्स आते हैं ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स। ऐसे ही आपकी एनबीएफआई है, उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, आईफाई, प्राइमरी डीलर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, आपकी डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो अभी बैंकरप्ट हो चुकी है, आईएल एंड एफएस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बैंकरप्ट हो चुकी है। ये सब एनबीएफसी, ये बैंकरप्ट क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ करप्शन एंड बैड प्रैक्टिसेस। इन पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है आरबीआई का, ठीक है, मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है इनको, लेकिन इतना ध्यान नहीं देता है, इस वजह से ये आपकी, तो इनके लिए भी अब आरबीआई रेगुलेशन लेके आया, ठीक है। तो ये आपकी होता है, धांधली चलती रहती है। तो ये आपकी एनबीएफसी है, लेकिन एनबीएफसी किसका पार्ट है? एनबीएफआई, ठीक है। तो ये आपकी सबसे पहले पढ़ते हैं आईफाई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चार आते हैं, ठीक है, चार आते हैं आपके, एक एक्जिम, नाबार्ड, यहाँ से क्वेश्चन आता है पहले उसका, ठीक है, एनएचबी एंड सिडबी। अब देखो ये बैंक्स नहीं है, बैंक्स नहीं है, लेकिन ये लोन देते हैं। एक्जिम में आप जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते, नाबार्ड में जाके आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते, एनएचबी में जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते, सिडबी में जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सिडबी और नाबार्ड तो हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, कब? जब हमने पीएसएल पढ़ा। तो पहला है आपका एक्सिम। एक्सिम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये लिख दिया है मैंने, जितना आपके काम का पेपर के लिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जितना पता होना चाहिए उतना स्लाइड में लिखा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो किसके लिए लोन देगा ये? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए देगा, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को लोन देता है, जरूरत पड़ती है ना भाई उनको। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, एक्सपोर्टर आपको पैसा कमा के देता है और इंपोर्टर सामान लेके आएगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रमोट करता है क्या? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और इसको पैसा कौन देता है? फिर इसको गवर्नमेंट पैसा देती है। गवर्नमेंट इसकी मालिक है 100%, गवर्नमेंट, आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट मालिक है। जब मैं लिखूं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट मालिक है, जब मैं लिखूं आरबीआई तो आरबीआई, यहाँ पे गवर्नमेंट मालिक है। गवर्नमेंट इसको पैसा देती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, ये आगे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को देता है, वो लोन वापिस चुकाते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनको देगा पैसा, वो बैंक्स को देगा, बैंक्स इनको देंगे, ठीक है। फिर वो बैंक्स को वापस लोन वापस चुकाएंगे, तो इस तरह से चलता है। 1982 में बना था। डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करते ना, नाबार्ड भी डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता, नाबार्ड भी रूरल बैंक्स को देगा आगे, ये डायरेक्ट लैंडिंग कोई नहीं करता है बैंक्स के थ्रू। देखो सीधी सी बात है, ये आईफाई जो है, अब आप डायरेक्ट जाके एक्सिम बैंक, एक्सिम में जाके नहीं बोल सकते मुझे, ये आगे बैंक्स को देंगे, लेकिन वो बैंक्स के पास जो पैसा आएगा वो आया तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए आया, तो उनको ही देना है। इसलिए अलग अलग तरह की सब्सिडीज होती हैं, ठीक है, आपके अलग अलग सीलिंग्स होती है, ठीक है। तो जो पैसा एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए आया वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को देना है, जो रूरल एरियाज के लिए आया वो रूरल एरियाज में देना है। तो पहला है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम, ठीक है। एक्सिम इसके लिए 1982 में बना था, ये याद रखना है इसका डेट भी। क्या करता है? एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को प्रमोट करता है, मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म, नेक्स्ट एक दो बार मैंने देखा नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछे पेपर में। ये एनए यहाँ पे नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनए का मतलब यहाँ पे नेशनल है, कई लोग एन को नेशनल समझ के एक ही पता नहीं क्या बनाते हैं,
तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी 1982 में बना। रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसका, देखो नाबार्ड है, नाबार्ड किसको रेगुलेट करता है, रीजनल रूरल बैंक्स को, आरआरबीज, आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक, शॉर्ट में लिखा है रीजनल रूरल बैंक्स। नाबार्ड इनको रेगुलेट करता है, और नाबार्ड को कौन रेगुलेट करता है, नाबार्ड को रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई मेन रेगुलेटर तो आरबीआई। तो ये किसकी हेल्प करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा देता है, रीजनल रूरल बैंक्स को पैसा देता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसा देता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई, इनको पैसा देता है, ये आगे किसको देंगे पैसा, जिसको जरूरत है। रूरल एरियाज में ही होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, बंधन बैंक, जिसको अभी लाइसेंस मिला है रिसेंटली बैंक का, बंधन बैंक, ये पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। ये बंगाल के छोटे मोटे रूरल एरियाज में लोगों को लोन देता था। फिर इसने अप्लाई किया बैंकिंग के लिए, बैंक लाइसेंस के लिए, इसको मिल गया क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, इसने बहुत अच्छे से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट किया था। तो जहाँ पे पैसा नहीं मिल सकता आसानी से, वहां पे ये लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करते हैं। तो इनको नाबार्ड इनको पैसा देता है, रीजनल रूरल बैंक्स को देता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को देता है, फिर वो आगे रूरल एरियाज में पैसा देता है, ठीक है। तो किस किस की हेल्प करते हैं फिर वो, फार्मर्स की, कॉटेज इंडस्ट्रीज की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कुछ लोग मिलके आते हैं साथ में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। जैसे 5 लोग मिलके, 5 व्यूमेन है, ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स व्यूमेन ओरिएंटेड ही होते हैं। 5 व्यूमेन है, वो मिलके एक अपना पापड़ बनाने का वो खोल रहे हैं, छोटे सा अपना लेवल पे, छोटा सा अपने लेवल पे घर पे खोल रहे हैं पापड़ बनाने का। गुजरात में ऐसे बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिज्जत पापड़ वापड़, ये इतने सारे पापड़ आते हैं आपके, अलग अलग तरीके के पापड़ आते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे पापड़ ज्यादातर गुजरात में बनते हैं, या आपके साउथ में चले जाओ, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत न्यूज में रहा था जब केरला में फ्लड्स आई थी, कुदुम्बश्री, कुदुम्बश्री काफी न्यूज में रहा था, अब भी वो न्यूज में काफी, कोरोना के टाइम भी। कुदुम्बश्री, इसने जब बाढ़ आई थी तो इसने काफी करोड़ों में डोनेट किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और साथ में अभी जब कोरोना में इसने लोगों को फ्री खाना खिलाया, ठीक है, लाखों लोगों, एक तो नहीं लाखों को फ्री खाना खिलाया। तो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा वो कर भी रहे हैं, ठीक है। आपका सेकंड पेपर का टॉपिक है ये, GS2 का सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आता ही आता है आपको, क्यों आता है, क्योंकि ये जो आपका नीचे तबके के लोग हैं, डाउन ट्रोडन, ठीक है, गरीब लोग जो हैं, उनके लिए एक तरह से वरदान। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, और फिर आपका पापड़ बना दो, कुछ भी बना दो, उसको आप इंडिया में तो बेच ही रहे हो, अचार पिकल्स वगैरह कुछ भी बना दो आप घर में, वो सब बेच रहे हो, साथ में उनको गवर्नमेंट हेल्प करती है, पैसा देती है उनको खरीदने के लिए सामान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए उनको उनको वो देती है, लोन वगैरह देती है, सब देती है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कुदुम्बश्री का नाम काफी बार आया है। हाँ, ये जो आपके हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक के लिए। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी बाबर, आप इतना सब लिख देते कि NBFI फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो काम है वो क्लियर, स्पेसिफिक पर्पस। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास का एक ही, ऑनलाइन क्लास के बहुत सारे एडवांटेज है, आप घर से बैठ के देख सकते हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, आपको समझाने में आसानी रहती है, बोर्ड पे लिखने में हमको परेशानी होती है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में बस, ऑनलाइन में एक ही नुकसान है, आप क्वेश्चन लिख के पूछना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर मैं सबको अभी सबको अनम्यूट कर दूं तो फिर ये चिड़ियाघर बन जाएगा, ठीक है। बस ऑफलाइन में यही है कि आप क्वेश्चन फेस टू फेस पूछ सकते हो। फिर देख तो आप मुझे यहाँ पे भी रहे हो, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑन रखता हूँ, क्योंकि देखने से शायद आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा मैच करती है, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर हो गया ना आपका डाउट, ठीक है बाबा, बाबा डाउट क्लियर है आपका, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बता दिया मैंने आपको, तो ये इनको देते हैं लोग, ठीक है, नाबार्ड। और रीड्स को भी मैनेज करता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहली बार, पहले।
और इसको कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले इसमें आरबीआई का भी स्टेक था, दोनों करते थे, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों इसके ओनर थे, कुछ कुछ शेयर्स थे। लेकिन आरबीआई, जैसे मैं किसी कंपनी का मालिक भी हूँ और रेगुलेटर भी मैं ही हूँ, मैं नाबार्ड का मालिक भी हूँ, नाबार्ड का रेगुलेटर भी मैं ही हूँ, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑफ वो आ जाए ना, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फिर कैसे चलेगा? तो आरबीआई को बोला गवर्नमेंट ने, भाई तू अपने शेयर हमको ट्रांसफर कर। तो पहले अगर आप पढ़ोगे पुरानी बुक्स या मेरे पुराने नोट्स पढ़ोगे, तो पुराने नोट्स में मैंने लिखाया है कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों इसको मालिक थे। ठीक है, कुछ शेयर आरबीआई का था, कुछ गवर्नमेंट का था। लेकिन अब सारा का सारा 100% किसके पास है? अब गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि आरबीआई रेगुलेटर और साथ में आपका मालिक एक साथ नहीं हो सकता। क्योंकि फिर क्या होगा, मान लो मैं जज हूँ और मेरी मेरी मतलब मैं जहाँ पे जज हूँ जिसमें कोर्ट में, वहीं पे मेरे मान लो कोई दोस्त है खास, उसका केस आ गया, तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, मैं उसको फेवर करूंगा ना। तो इसलिए जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है वहां पे आपको अपने को साइड में कर दो। तो इसलिए आरबीआई ने यहाँ से खुद को साइड में कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका नाबार्ड। रिड फॉर्म ने देख लिया था कि जो पैसा जो मेंटेन नहीं करते हैं आपके प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, कुछ जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है, उनका जो पैसा जितना मेंटेन नहीं करते वो रिड्स में जाता है। रिड्स वाला पैसा फिर ये इन्हीं को देता है, इनको देता है, इनसे इनको देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एनएचबी। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक वो आपका नाबार्ड भी 1982 में बना था, ये आपका कब बना है? 1988। हाउसिंग से नाम समझ ही आ रहा होगा कि हाउसिंग के लिए लोन देता है। ठीक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंस, यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गया मैं, ऐड कर लो, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर नेटवर्क इशू। आरईडीएफ नहीं है, वो आरआईडीएफ है। और आरआईडीएफ मैंने आपको प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में पढ़ाया है, एक बार आप पुराना वीडियो देख लेना। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका रिड्फ है, रिड्फ की फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, मैं डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जिन्होंने क्लासेस मिस हो गई है, मैंने इसलिए आपके लिए रिकॉर्डिंग डाली हुई है यूट्यूब पे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनएचबी। एनएचबी आपका कब बना? 88 में। यहाँ पे आप होम फाइनेंस लिख लो। ठीक है, हाउसिंग के लिए लोन देता है, तो हाउसिंग के लिए लोन देता है, आपको नाम से पता चल रहा है। गिव्स फाइनेंस टू बैंक्स एंड एनबीएफसी फॉर हाउसिंग। ठीक है, ये बैंक्स को देगा और एनबीएफसी को देगा, वो आगे आपको, जैसे डीएचएफएल था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इससे मैंने लोन लिया था घर के लिए, वो अब चुका दिया। मैंने इससे लोन लिया था कितना? 29 लाख। ठीक है, जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 29 लाख, मतलब लोन लेके टोटल मेरी 36 लाख की होगी वो प्रॉपर्टी। 7 लाख मैंने जेब से दिया था, फिर बाद में मैंने वही प्रॉपर्टी थोड़े दिनों बाद 52 लाख की बेची। ठीक है, उसमें से कुछ इसका लोन बचा था वो दे दिया और बाकी के जेब में रख दिया। ठीक है, तो डीएचएफएल से मैंने लोन लिया था। ठीक है, ये आप इकोनॉमी पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने पर्सनल एग्जांपल इसलिए दे देता हूँ, आपको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अभी भी लिया हुआ है मैंने लोन। लोन लेते रहना चाहिए, आदमी को लगता है कि जिंदा हो गए, बैंक्स को भी लगता है हाँ वही तो है हमारा चैनल। तो ये रेजिडेक्स इंडेक्स एक पब्लिश करता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना, ये इनको लोन देता है, ये आगे आपको लोन देता है।
रेजिडेंस इंडेक्स पब्लिश करता है जो आपका हाउसिंग सेक्टर का इन्फ्लेशन दिखाता है, ये पॉइंट काम कर रहा है। ठीक है, रेजिडेंस, रेजिडेंस से आपको पता चल रहा है, रेजिडेंस मतलब घर प्लस इंडेक्स, इन दोनों से मिलकर रेजिडेंस बना है। जैसे सीपीआई डब्ल्यूपीआई आपके क्या दिखाते हैं, पूरे सिस्टम का इन्फ्लेशन दिखाते हैं, हाउसिंग का इन्फ्लेशन दिखाने के लिए एक अलग से इंडेक्स है, रेजिडेंस इंडेक्स। जैसे सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स आपको शेयर्स का दिखाता है कि किसका कितना चल रही है, ऐसे ही रेजिडेंस इंडेक्स आपको हाउसिंग का दिखाता है। ठीक है, और इसको भी कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको आरबीआई करता था, पहले इसमें 100% शेयर होल्डिंग किसकी थी, आरबीआई। लेकिन आरबीआई ने सारा आप किसको ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप रेगुलेटर होके मालिक नहीं हो सकते, तो अब सबका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो हमारी टेंशन खत्म हो गई। पहले हमें याद रखना पड़ता था आरबीआई किसमें है किसमें नहीं है। तो आपका एक्सिम का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएचबी का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा लो इसको। नाउ लास्ट इज सिडबी। ठीक है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से पता चल रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो छोटी इंडस्ट्रीज को लोन क्यों नहीं मिलता आसानी, मैंने एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई है, अब मैं अगर लोन लेने जाऊंगा तो मेरे पास कोलेटरल नहीं है, मैं क्या चीज गिरवी रखूं। बड़े बिजनेसमैन के पास तो शेयर्स है, बॉन्ड्स है, वो तो उनको रख देगा, मैं क्या गिरवी रखूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे जैसे प्राइवेट, अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट जॉब करता है, वो लोन लेने जाएगा उसको दिक्कत आती है, लेकिन क्या उसको लोन की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए प्राइवेट बैंक से वो उसको दे देते हैं, गवर्नमेंट बैंक तो देने में बहुत आनाकानी करता है। अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं जाऊंगा मेरे को तुरंत लोन मिल जाएगा। तो ऐसे ही बड़े बिजनेसमैन को तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन छोटी इंडस्ट्री तो जरूरी है ना। एमएसएमई हमारे एक्सपोर्ट में इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है 60%। तो क्या उनको अगर आप साइड, और सारी जितने भी इनफॉर्मल जॉब है सब वहीं पे ही है। आपको क्या लगता है सबको फॉर्मल जॉब्स मिली हुई हैं जिसमें पीएफ पीएफ सब मिलेगा आपको, ग्रेजुएटी वगैरह सब पेंशन मिलेगी, नहीं। ज्यादातर लोग इनफॉर्मल जॉब्स में। तो इनफॉर्मल जॉब्स में कौन है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड ये मीडियम इंडस्ट्रीज, एमएसएमई। ये भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस ये किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, एनुअल टर्नओवर, कितना इनका एनुअल टर्नओवर है, कितना कमाती है साल में, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं साल का 1 करोड़ कमाता हूँ, तो मेरा एनुअल टर्नओवर हो गया 1 करोड़। ठीक है, इस तरह से आप एनुअल टर्न, 1 करोड़ कमाता नहीं हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, एनुअल टर्नओवर। ठीक है, रेट वेट बढ़वा दो। ये कब बना था, 1990 में। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को देगा तो किस किस को देता है, एमएसएमई सेक्टर। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है आपके, वो भी किसको देगा, वो भी इंडस्ट्रीज को देगा। बैंक्स को देता है, बैंक्स भी इंडस्ट्रीज को देंगे। ये किसको मैनेज करता है, एससीडीएफ को। मैंने एससीडीएफ आपको पढ़ाया था जब हमने पीएसएल पढ़ा था, स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। अब इसके बहुत सारे मालिक हैं, इसके मालिक बहुत सारे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिडबी में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बैंक्स देते हैं लोन, तो इसके मालिक बहुत सारे, किस हिसाब से मालिक है, जिस हिसाब से वो पैसा देता है सिडबी को। सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग एसबीआई की है इसमें। ठीक है, 16-17% के आसपास है एसबीआई। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये दो सबसे बड़े शेयर होल्डर है। फिर एलआईसी की है, फिर नाबार्ड की है इसमें शेयर होल्डिंग, नाबार्ड भी इसको पैसे देता है, थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग इसकी भी है। आईडीबीआई की है, और फिर इंश्योरेंस कंपनीज जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया। तो आपको सिडबी में याद रखने वाली चीज क्या याद रखनी है कि इसके मालिक कोई एक नहीं है, इसके बहुत सारे मालिक हैं। और जिनमें सबसे मेन मालिक कौन है, दो, एसबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दो याद है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हटा दो। अब आते हैं सेकंड, हमारे तीन देखे थे। पहला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स देखते हैं, प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं, अभी टाइम है काफी, आज खत्म कर देंगे इसको। होपफुली इस वीक देखते हैं, बैंकिंग खत्म नहीं होगी, नेक्स्ट वीक में शायद एक दो क्लास और लेनी पड़ेगी, फिर बजट शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डीलर्स देखते हैं। प्राइमरी डीलर समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, कंसेप्ट समझना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट। ध्यान से सुनना, भटक नहीं जाना। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पे पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पे पैसों का, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जहाँ पे पैसे उधारी लिए जाते हैं या उधारी दिए जाते हैं, मनी कह सकते हैं या उसको कैपिटल कह सकते हैं। पता है इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, मनी जब भी यूज होगा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होगा। जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट सम मनी फॉर एक्सपेंडिचर, इसका मतलब मैं उसको आज कल में खर्च कर दूंगा या 10 दिन में। आई वॉन्ट सम कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब वो लंबे टाइम के, 8-10 साल के या 1 साल से ज्यादा। तो मनी और कैपिटल का लेन देन होता है, तो इसी बेसिस पे फाइनेंशियल मार्केट को दो में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मनी मार्केट, सेकंड है कैपिटल मार्केट। यहाँ पे जो उधारी होगी, जो भी लेन देन होगा पैसों का, वो होता है या तो एक रात के लिए, 0 to 364 डेज, यानी 1 साल से कम, शॉर्ट टर्म पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मार्केट। यहाँ पे कोई भी आ सकता है खरीदने, सिक्योरिटीज इशू होती है यहाँ पे, कोई भी अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करके पैसा उगा सकता है। ठीक है, जब मैंने आपको पहले बोला था ना कि कंपनीज अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती हैं, तो वो यहाँ पे अगर आपको बेचोगे तो यहाँ पे, अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो यहाँ पे आके बेचो। यहाँ पे ही जो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट, उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल, टी बिल। देखो अगर 1 साल से कम के लिए गवर्नमेंट पैसा लेती है तो ट्रेजरी बिल बोलते हैं उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ये भी होती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है, लेकिन इनका नाम क्या होता है, ट्रेजरी बिल। और ये ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है गवर्नमेंट के लिए, आरबीआई। आरबीआई इशू करता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहीं पे आपके स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी बॉन्ड्स इशू कर सकती है, लेकिन उनको ट्रेजरी बिल नहीं कहेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है तो उनको तो बॉन्ड्स ही कहते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट वाले को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है गवर्नमेंट के लिए, आरबीआई। कहाँ पे इशू करता है, मनी मार्केट। अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है और वो 0 से 364 डेज तक है तो वो ट्रेजरी बिल कहलाएगी। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप यहाँ पे इशू करोगे तो यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाएगी। तो कैपिटल मार्केट होता है आपका मोर देन 1 ईयर और मोर देन 1। ठीक है,
मोर देन 1 ईयर के लिए कैपिटल मार्केट, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म मार्केट। अगर मेरे को 1 साल से ज्यादा के लिए लोन चाहिए तो मैं अपनी सिक्योरिटीज यहाँ पे बेचूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज कहलाती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही कहलाती है, यहाँ पे ट्रेजरी बिल नहीं कहलाएंगे। नाम चेंज हो गया डेज के हिसाब से, जैसे नोटिस मनी, कॉल मनी हमने पढ़ा था, नाम चेंज हो जाता है डेज के हिसाब से। अब ये जो आपका कैपिटल मार्केट है ये भी दो तरीके का होता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब फ्रेश इशू करती है, कोई भी कंपनी अपनी फ्रेश इशू करेगी बॉन्ड्स, ठीक है, फ्रेश इशू करेगी जब बॉन्ड्स, जिनको हम सिक्योरिटीज ही कहते हैं, सिक्योरिटीज ही नाम लिख लो, जब फ्रेश इशू होगी तो प्राइमरी मार्केट में बिकेगी। आप प्राइमरी मार्केट कैसे समझ सकते हो? नई कार, आप नई कार खरीदने गए शोरूम पे, वो प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में जो आप कार बाजार में जाते हो जहाँ पे आपको पुरानी कारें मिलती हैं, वो सेकेंडरी मार्केट की तरह है, वहां पे आपकी कार को लेके वो सही करके उसको आपको बेचते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकती है। होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस तरीके से बिकती है या फिर ये आपके बॉन्ड्स किस तरीके से बिकते हैं, या तो इंटरेस्ट मिलेगा, या आपको क्या होता है, अगर कोई 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है bonds, या ये कोई भी सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, 100 रुपए का है यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में, तो वो आपको वो कितने का देता है? मान लो उसने 90 का दिया आपको, तो डिस्काउंट पे देता है, हमेशा कोई डिस्काउंट पे देगा, तभी तो आप खरीदोगे, नहीं 100 का 100 में क्यों खरीदोगे? अब यहाँ पे मेरे को 10 का डिस्काउंट मिला, मान लो मैंने हजार खरीद लिया, आगे जाके मैं सेकेंडरी मार्केट में अगर उसकी डिमांड है तो 90 की बजाय मैं उसको कितने में बेच दूं? 92, 93 या 95 में बेच दूं तो भी मेरे को एक पे 5 रुपए का फायदा होगा। समझ गए आप बात? तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये बात ध्यान रखना जो समझा रहा हूँ, इतना ही आपके काम का है और इतना ही है, इससे ज्यादा कंसेप्ट है नहीं मनी मार्केट में। मनी मार्केट में सिक्योरिटीज होती है 1 साल से कम के लिए, वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर इशू होंगी तो ट्रेजरी बिल कहलाएगी, उनको इशू करेगा आरबीआई। अगर स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है तो उनको कहते हैं बॉन्ड्स, उनको ट्रेजरी बिल नहीं कहते। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज इशू, यहाँ पे कोई भी ट्रेड कर सकता है, आपका आपका कोई भी बिजनेसमैन भी यहाँ पे, कॉर्पोरेट भी ट्रेड कर सकता है, आपके बैंक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, अगर पैसा जिसको चाहिए वो यहाँ पे अपने बॉन्ड्स इशू करके पैसा ला सकता है। खरीदने वाले मनी मार्केट में भी है, खरीदने वाले आपके कैपिटल मार्केट में। अब मनी मार्केट जो है आपका, मनी मार्केट में आप देखो कि कम टाइम में पैसों का लेन देन हो रहा है, तो यहाँ लिक्विडिटी बहुत हाई होगी, यहाँ लिक्विडिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि कम टाइम में पैसे इधर से उधर हो रहे हैं चीजों का मैंने यही तो बोला, लिक्विडिटी का मतलब कितनी तेजी से मनी सप्लाई चेंज हो रही है, तो यहाँ पे 1 साल से पहले पहले सारी चीजें चेंज हो रही है। अगर मैंने लोन लिया, मैंने पैसा लिया भी किसी से तो 1 साल के अंदर चुकाना है, लेकिन यहाँ पे तो आपका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लो होती है, मनी सप्लाई इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो 1 साल से ज्यादा के लिए किए जाते हैं। जब मुझे ज्यादा टाइम के लिए पैसा चाहिए, मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लगाया मैंने, मुझे मान लो कि कोई बड़ा मैंने प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट लगाया, मान लो मैंने सोलर पावर प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट लगाया, उस पर मैंने सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का लगाया मैंने, ठीक है, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट लगाया बहुत बड़ा, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए 3-4 साल के लिए, तो मैं कैपिटल मार्केट में जाऊंगा। और मुझे थोड़े कम टाइम के लिए चाहिए पैसा, जब मान लो कोई बैंक है उसको सिर्फ 10 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो वो बॉन्ड्स इशू करके मनी मार्केट में जाएगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को 1 साल से ज्यादा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाएगी, कम चाहिए तो मनी मार्केट में जाएगी, वहां पे ट्रेजरी बिल कहलाएंगे, वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जाके ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के अलावा जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या इशू कर सकते हैं? कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स भी आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या, ये भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, ये तो ट्रेजरी बिल कहला रही है। कमर्शियल पेपर्स कोई भी प्राइवेट वाला इशू कर सकता है,
जैसे मान लो उसने कोई कमर्शियल पेपर है, वो आपका 100 रुपए का है, तो वो मुझे बोलेगा कि आप ये कमर्शियल पेपर मुझसे खरीदो, जब मुझे लौटाओगे तो मैं आपको 110 रुपए से दूंगा। ठीक है, कमर्शियल पेपर भी यहाँ इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर वगैरह मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है, वहां पे इनको डिटेल में देखेंगे। तो मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर भी इशू हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल भी इशू हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी इशू हो सकते हैं। ये नाम है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब आपको इसी तरीके से पैसा लेने में हेल्प करते हैं। उन पर लिखा रहता है इतने का खरीदो, वापस करना, हम आपको इतना वापस करेंगे। कैपिटल मार्केट में आपके बॉन्ड्स वगैरह इशू होते हैं। ठीक है, वो आपका लंबे टाइम के लिए। कैपिटल मार्केट फिर दो तरीका है, प्राइमरी जहां पे फ्रेश खरीदी जाती है, और सेकेंडरी जहां पे उनको वापस रिसोल्ड किया जाता है। तो ये जो आपका प्राइमरी डीलर है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी डीलर की, वो यहाँ पे खरीदता है, इसलिए मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई है। वो यहाँ पे खरीदता है चीजों को और यहाँ पे बेचता है, इसलिए उसका नाम है प्राइमरी डीलर। प्राइमरी मार्केट से चीजें खरीदेगा और सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। इज इट क्लियर? तो ये सारी कहानी सुनाने के पीछे ये कहानी। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू हुआ की बात की है, वो यही मार्केट है। ठीक है, यही मार्केट है। इसमें दोनों में कहीं पे भी, जब कम टाइम के लिए चाहिए तो आप मनी मार्केट में चले जाओ, जब ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में चले जाओ। यही ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हुई है, वो यही है। जो मैं बार बार मार्केट की बात करता था, वो मार्केट यही है। ठीक है, ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो आप प्राइमरी डीलर्स पढ़ते हैं, अब हमें समझ आ जाएगा। डायरेक्टली बायस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में बाय करता है वाया ऑप्शन, आरबीआई ऑप्शन करती है, वहां पे ये बोलता है मुझे चाहिए। कैन पार्टिसिपेट इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल करता है पार्टिसिपेट, लेकिन उसके लिए इसको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस, आरबीआई से। इसके एग्जांपल क्या है? मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा एक्सेट्रा। प्राइमरी डीलर कोई भी बन सकता है। ठीक है, बैंक्स भी होते हैं, उनको भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, वो भी अपनी एक ब्रांच खोल देते हैं अलग, की ये प्राइमरी डीलर की तरह काम करेगी। तो प्राइमरी डीलर इज क्लियर। ओके, प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे फ्रेश सिक्योरिटीज बिकती हैं। जैसे अभी आप अगर देखो, प्राइमरी मार्केट जो होगा आपका, प्राइमरी मार्केट में फ्रेश सिक्योरिटीज बिकेंगी। जैसे आप इसको कैसे मान सकते हो? जो कार आप शोरूम से खरीदने जाते हो, सेकेंडरी मार्केट में आपकी यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो भी सिक्योरिटी है, वापस से रीसोल्ड होती है। जैसे मान लो यहाँ पे थी कोई चीज 100 की थी, वो हमेशा डिस्काउंट में मिलती है, तो वो मेरे को 90 की मिली। अब आगे जाके यहाँ पे उसकी डिमांड है, तो मैं इसको वापस 90 की को कितने के बेच दूं? 95 के बेच दूं, फिर भी मुझे 5 रुपए का तो फायदा ही है। तो प्राइमरी मार्केट में फ्रेश सिक्योरिटीज इश्यू होती है, और सेकेंडरी मार्केट में जो होती हैं आपकी, उन्हीं को रीसोल्ड किया जाता है। जैसे मान लो मैं एक कार लेके आऊं, उस कार को मैं 4-5 साल चलाऊं, और उसके बाद जाके उसको कार बाजार में बेचा। समझ गए आप बात को? मैंने 4-5 साल में वसूल लिया जितना वसूलना था, फिर कार बाजार में बेचा हूँ, अच्छी प्राइस मिल जाएगी मुझे वहां से। सेम इसी तरीके से ये काम करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप ये बॉन्ड्स वगैरह खरीदो, जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है लो, जब आपको लगता है कि अब मुझे पैसा चाहिए तो उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच दो। क्लियर है? इज इट क्लियर? ना, कोई भी हो सकता है। ओके, आप लाइसेंस लो आरबीआई से। ठीक है, सो दिस इज योर प्राइमरी। ओके, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें प्राइमरी मार्केट, ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। ठीक है, अब लास्ट इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में ये कहानी हम बाद में पढ़ेंगे।
ठीक है, पहले हम ये डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहानी पड़ेगी, डिफरेंस से आपको एनबीएफसी क्लियर हो जाएगा। टाइम है अभी का। ये बैंक और एनबीएफसी में, ये एनबीएफसी ये है। ठीक है, अगर आप एनबीएफसी को अलग से पढ़ो तो ये है। अब देखो, बैंक्स को लाइसेंस मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, एनबीएफसी किसमें करती रजिस्टर? कंपनीज एक्ट 1930। अभी ये कंपनीज एक्ट आपका अमेंड हो चुका है। कब कब अमेंड हुआ है? 1956 में अमेंड हुआ है, 2013 में अमेंड हुआ है, 2013 में अमेंड हुआ है, 2016 में अमेंड हुआ है। तो कंपनीज एक्ट यहाँ पे ब्रैकेट में भले से लिख देना अमेंडमेंट। ठीक है, ये अमेंडमेंट यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देना अपने हिसाब से। 1956 2000। सारे बैंक्स का रेगुलेटर कौन होता है? आरबीआई। लेकिन जो एनबीएफसी होती है इसमें अलग अलग रेगुलेटर होता है। अलग अलग रेगुलेटर कैसे होते हैं? अगर आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसको हटा दूं। अलग अलग रेगुलेटर कैसे होते हैं? अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस एनबीएफसी है, बहुत सारी होती है इंश्योरेंस भी, श्री राम इंश्योरेंस ऐसे करके बहुत सारी। इंश्योरेंस एनबीएफसी है तो इंश्योरेंस एनबीएफसी जितने भी होगी उनको देखता है इरडा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये देखता है। ये आपके काम का पेपर में नहीं पूछेगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसके अलग अलग रेगुलेटर्स कैसे होते हैं। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो उनको कौन देखेगा? इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर मर्चेंट बैंक्स है, देखो कुछ मर्चेंट बैंक्स भी होते हैं। मर्चेंट बैंक्स डिपॉजिट वगैरह लेने में बिलीव नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट आपको बताते हैं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मर्चेंट बैंक्स जो होंगे, मर्चेंट बैंक्स को रेगुलेट करता है सेबी। आगे बताऊंगा डिटेल में मर्चेंट बैंक्स। अभी आप इतना समझो कि वो इन्वेस्ट करवाते हैं आपका पैसा। आपसे 100 करोड़ लिए, आपको बोलेंगे इसको यहाँ इन्वेस्ट कर दो, हमारा इतना कमीशन लेंगे, 100 करोड़ का आपको 150 करोड़ बना के देंगे। तो मर्चेंट बैंक्स को जो आपका करता है रेगुलेट, वो करता है सेबी। और कुछ आपकी हाउसिंग कंपनीज है, जैसे आपकी डीएचएफएल वगैरह हाउसिंग, हाउसिंग वाले को कौन करता है? आरबीआई। बाकी कुछ आपकी चिट फंड वाली होती है, देखा है ना आपने, उनको कौन करता है? या माइक्रो फाइनेंस है, एमएफआई, इनको कौन करता है? इनको करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो एनबीएफसी है उनके अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं, ये कहने का मतलब है। जबकि बैंक्स का एक ही रेगुलेटर है, आरबीआई। एनबीएफसी में अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका अलग रेगुलेटर होगा, मर्चेंट बैंक है तो उसका अलग रेगुलेटर होगा, मर्चेंट बैंक है तो उसका अलग रेगुलेटर होगा, और अगर आपका हाउसिंग है उसका अलग रेगुलेटर होगा। तो अलग अलग तरह के रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं। जो आपके बैंक्स होते हैं वो दोनों तरह के डिपॉजिट्स ले सकते हैं, टाइम डिपॉजिट भी ले सकते हैं, साथ में डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी एनबीएफसी होती है उनमें से कुछ ही होती हैं जो टाइम डिपॉजिट ले सकती हैं, बस जो टाइम डिपॉजिट ही ले सकती है, मतलब एफडी आरडी टाइम डिपॉजिट ले सकती हैं। और टाइम डिपॉजिट लेने वाली जो एनबीएफसी होती है उन्हें हम कहते हैं एनबीएफसी। आगे ऐसे डी लिखा रहता है उनके, इसका मतलब है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, मतलब सिर्फ ले सकती है डिपॉजिट, वो भी कौन सा? सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकती है, डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकती। ठीक है, फिर ये जितने भी आपके बैंक्स होते हैं पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट होता है, यानी आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सब अप्लाई होता है। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस। जबकि जो आपकी एनबीएफसी होती है दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस इसके लिए।
फिफ्थ इज इनको सबको सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन यहां पे जो डिपॉजिट ले रही है, जो कंपनी डिपॉजिट ले रही है, कौन सा टाइम डिपॉजिट, उसको सिर्फ एसएलआर मेंटेन करना है, और वो एसएलआर भी कितना होता है इसके लिए 15%, जबकि यहाँ पे एसएलआर कितना है 18%। ठीक है, फिर पीएसएल नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं बैंक्स पे, लेकिन यहाँ पे पीएसएल नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन ही नहीं देते ये, वो वाला इनका हिसाब ही नहीं है बैंक्स वाला, तो 40% वाला रूल इन पे अप्लाई नहीं होता। वैसे भी जो एनबीएफसी होती है ये आपकी स्पेसिफिक होती है, पहले ही स्पेसिफिक होती है, जो हाउसिंग वाली है वो हाउसिंग को लोन देगी, तो इसलिए यहाँ पे पीएसएल नॉर्म्स का कोई मतलब नहीं है। फिर जो ये बैंक्स की डिपॉजिटेड मनी है वो लोन देने के लिए तो यूज कर सकते हो आप, लेकिन शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डिपॉजिटेड मनी इज यूज्ड फॉर लेंडिंग पर्पस बट कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स, जबकि यहाँ पे आपका लेंडिंग भी करते हैं ये, और साथ में शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि इनके पास सिर्फ आपके टाइम डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट तो है नहीं कि आप कल चले जाओगे आपको पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बैंक रन टाइप जैसा कोई सिचुएशन बनती नहीं। फिर एक सरफाइसी एक्ट होता है। सरफाइसी एक्ट क्या है, अभी आगे आएगा। सरफाइसी एक्ट में ही जो अभी मैंने आपको बताया था ना, डीआरटी, डीआरएटी, लेकिन आप जो पहले सीज कर रहे थे, चीजों को फ्रीज कर रहे थे, ये किससे बने? रिकवरी ऑफ डेट एक्ट से बने। लेकिन सीज और फ्रीज करने की पावर आपको कहां से मिली? वो मिली आपको सरफाइसी एक्ट। ठीक है, तो सरफाइसी एक्ट यहाँ पे सारे बैंकों पे एप्लीकेबल है। उनका कोई लोन नहीं चुका रहा तो वो उसके एसेट सीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सरफाइसी सिर्फ कौन सी कंपनीज यूज कर सकती है? जो हाउसिंग फाइनेंस है। जैसे मान लो मैंने डीएचएफएल से लोन लिया था, और कल को मैं ये लोन नहीं चुकाता, तो डीएचएफएल मेरा घर फ्रीज कर सकते हैं और उसको बाद में ऑप्शन कर सकते हैं। सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सिक्योरिटी इसमें सरफाइसी एक्ट में पावर है, और कंपनीज को पावर नहीं। ठीक है, तो ये आपका है डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड योर बैंक। इसमें किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो डिफरेंस क्या है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से होती है, ये आपके कंपनीज एक्ट से होती है। इसका आरबीआई रेगुलेटर, इसके बहुत सारे रेगुलेटर है। ये दोनों तरह के डिपॉजिट लेती है, सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकती है। ये पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट है, ये नहीं है। इसको दोनों मेंटेन करने होते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट टेकिंग एसएलआर मेंटेन करती है, यहाँ पे पीएसएल नॉर्म्स एप्लीकेबल है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, पहले ही स्पेसिफिक है। ये डिपॉजिटेड मनी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये कर सकती है, लोन भी दे सकती है, ये लोन दे सकता है। सरफाइसी एक्ट यहाँ पे सब पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे सरफाइसी एक्ट सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सरफाइसी एक्ट। दिस इज योर सरफाइसी एक्ट। ओके, तो सरफाइसी एक्ट, सरफाइसी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन of financial assets and enforcement of security interest. ठीक है, S for securitization, A for and, R for reconstruction, F for financial, A for assets, E for enforcement, S for security, I for interest. This is the full form of SARFAESI Act. Securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest. ठीक है, हटा दें अब इसको, फुल फॉर्म आपको पता चल गई। अब इसको हटा रहा हूँ फुल फॉर्म। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। देखो, तो सरफाइसी एक्ट क्या पावर देता है बैंक्स को? वो सीज कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। तो देखो यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे और है। ठीक है, और कर दो। तो पहला है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कोई लोन नहीं चुकाता है, कैन टेक पोजीशन
उसको ले सकती है अपने, उसको बेच सकती है या उसको लीज पे दे सकती है। जैसे मान लो मैंने एक कोचिंग खोली हुई और कोचिंग खोलने के लिए मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैंने बिल्डिंग 2-3 बनाई और उसके लिए मैंने लोन लिया 2-3 मैंने, ठीक है, बिल्डिंग जहाँ पे क्लासेस लगानी, उसके बाद मैं डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक के पास क्या है, बैंक आके मेरे इसका पोजीशन ले सकती है, बिल्डिंग का पोजीशन ले लिया उसने, उसके पास आ गई है। अब उस बिल्डिंग को वो बेचे, वो किसी को दूसरे कोचिंग वाले को लीज पे दे दे या खुद वहां पे अपना ऑफिस खोल ले। अब उस बिल्डिंग को वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है, अब उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ये कहता है सरफेस है। और अगर मुझे इस बैंक के खिलाफ जाना है तो मुझे डीआरटी में जाना पड़ेगा। डीआरटी भी किसके फेवर में देगा, बैंक के फेवर में देगा। और अगर मैं डीआरटी से खुश नहीं हूँ, डीआरटी के फेवर फिर डीआरटी में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना लोन का कुछ पार्ट चुकाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे चीजें फास्ट हो गई और थोड़ा लोग डरने भी लग गए। और ये सरफेसी एक्ट भी किसकी देन है, नरसिम्हन कमेटी की। नरसिम्हन कमेटी ने बोला था कि ऐसा एक एक्ट लाने की जरूरत है, ठीक है। रिकवरी ऑफ डेट में हमने बात करी तो उसी के तहत ये एक और एक्ट लाया गया है, सरफेसी एक्ट, ठीक है। तो बैंक्स क्या क्या करते हैं, बैंक्स कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। हो सकता है मेरी, अभी तो मैंने कोचिंग की बात करी, कोचिंग में हो सकता है वो खुद अपनी कोचिंग खोल दे वहां पे, ठीक है, कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ। हाँ, कंपनीज एक्ट तो है ना, कंपनी खोलनी है तो अभी भी आप कंपनीज एक्ट में ही खोलोगे, कंपनी खुलती है आप उसमें, पहले बैंक्स भी उसी में खुलते थे। कंपनीज एक्ट तो है, कंपनी खोलनी है तो आप कंपनीज एक्ट में जाके खोलोगे दोस्त। तो बैंक क्या कर सकता है, मैनेजमेंट ले सकता है, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया आपको, जाके खुद की कोचिंग खोल ले, कुछ भी करे, या मैनेजर्स अपॉइंट कर सकता है, किसी और को बोले कि तुम संभालोगे, ठीक है, इस कंपनी को। अब थर्ड पार्टी, मान लो मैं हूं, मैंने लोन डिफॉल्ट किया और यहाँ पे कोई था थर्ड पार्टी जो मेरे को पैसा देने वाला था, ठीक है, कोई किसी से मैं पैसे मांगता था, मान लो 5 करोड़। तो ये 5 करोड़ मेरे को ना देके बैंक डायरेक्ट इससे 5 करोड़ रिकवर कर सकता है कि आप उसको देने वाले थे, आप डायरेक्ट हमें दो। तो बैंक्स कैन रिकवर एनी अमाउंट पेबल बाय थर्ड पार्टी टू द डिफॉल्टर। थर्ड पार्टी अगर उसको, दो चीजें यहाँ पे, एक बैंक्स है और दूसरा कौन है आपका, जो डिफॉल्टर है। लेकिन अगर कोई और है जो इसको डिफॉल्टर को पैसा देने वाला था, या डिफॉल्टर ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जहां पे इसके शेयर्स हैं, तो बैंक डायरेक्ट उससे पैसा ले सकता है उन शेयर्स को बेच के, ठीक है। और बैंक्स क्या कर सकता है, बैंक्स कैन कन्वर्ट, ये कन्वर्ट है, CONVERT, कन्वर्ट है, ये एन मिसिंग है, कैन कन्वर्ट द लोन इनटू इक्विटी। बैंक उसको कह सकता है कि भाई तेरी कंपनी जो है ना, इसमें मुझे भी शेयर दे दे। जैसे कंपनी की कीमत मान लो 100 करोड़ का उसने लोन लिया हुआ है और वो लोन नहीं चुका पा रहा, तो बैंक बोलेगा कि एक काम कर, ये 100 करोड़ के मेरे को शेयर्स दे दे, मेरे को अपनी कंपनी में पार्टनर बना। बाद में अगर आपको बैंक को जरूरत है, अपने शेयर बेच के अपना पैसा निकालो। दिस इज योर सरफाइसी एक्ट। तो सरफाइसी एक्ट बैंक को पावर देता है कि वो उसके एसेट्स वगैरह सीज कर सकता है, ठीक है। और वो उसको जाना होगा तो कहाँ जाएगा, वो DRAT में जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क। हाँ, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी, अरे यार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर उसको कम टाइम के लिए करना है ना, शॉर्ट टर्म के लिए बेचेगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए बेचेगी तो मनी मार्केट में बेचेगी ना। शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो मनी मार्केट में बेचेगी ना, ठीक है। थर्ड पार्टी आपका होता है, थर्ड पार्टी आपका होता है, जैसे मैं हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सेकंड पार्टी हो, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, ठीक है। अगर आप, थर्ड पार्टी कोई होगी हम दोनों के अलावा, वो थर्ड पार्टी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई, कॉमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, वहां पे देखेंगे डिफरेंस। हाँ, बैंकिंग वाले से मेंस में क्वेश्चन आता है, तो मर्जर अभी हम पढ़ेंगे, वहां से आ सकता है, ठीक है, बेसल नॉर्म से आ सकता है, नरसिम्हन कमेटी से आ सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक से आ सकता है, ठीक है।
और आपका ये सिंपल सा एनबीएफसी बैंक में डिफरेंस पूछ सकता है, कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंस पूछ सकता है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम क्लासेस लेंगे, ठीक है। ये जितने भी आपके एआरसी वापस से आएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस यू कैन गेट ऑन यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे। एक सेकंड रुकिए।